अस्सलाम वालेकुम। हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है बीकॉम ऑनर्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कोर्स। सबसे पहले लेक्चर में हमने देखा कि स्टैट्स का इंट्रोडक्शन और सारा कलेक्शन ऑफ डाटा को देखा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब उसमें हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डाटा की तो बनानी सीख ली है। आज हम स्टार्ट करने लगे एग्जाम्पल 2.6 से। यहाँ पे हमारी बेसिकली डिस्क्रीट जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हम यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इसमें कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो इसको हम फिर ये बेसिकली डिस्क्रीट डाटा सेट की हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेक क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1, यानी कि इसमें साइज 1 का हमने क्लास इंटरवल लिया है। जब भी होता है ये डिस्क्रीट के बाद तो इसमें यूजुअली 1 वो होता है कंसीडर। अब इसकी वैल्यूज आप देखेंगे आप 6 8 4 2 इस तरह से लिखी हुई हैं। आमतौर पर इसकी वैल्यू 0 से लेके 11 या 12 तक लाई करती हैं। मतलब 0 से लेके 9 तक भी हो सकती हैं, 10 तक भी, 6 भी, 7 भी, 11 भी, 12। इसके बाद जो वैल्यूज आती हैं इससे मजीद वैल्यूज होंगी साथ, तो फिर बेसिकली वो फिर डिस्क्रीट नहीं, फिर वो कंटिन्यूसली उसमें ही आ जाता है। ठीक है, यूजली 9 10 11 इतनी वैल्यूज ही इसमें आती हैं। अब देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। हर क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो हम जरूर देखते हैं। हमने जो लास्ट में क्वेश्चन किए थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस के, तो उसमें भी हमने ऐसे किया था। पहले मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, फिर रेंज, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता था हमने निकालना है नंबर ऑफ क्लासेस। इसके बाद उसके बाद हम निकालते थे विथ, या इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद हम इस तरह से बनाते थे ये क्लासेस, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। इतना सब सारा हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख लिया। अब यहाँ पे आपने जस्ट एक्स होगा, यहाँ पे क्लास लिमिट्स नहीं होगी, क्लास बाउंड्रीज नहीं होगी, जस्ट एक्स होगा। इसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 10 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 1 1 का इंटरवल है, तो हमने 10 तक लिखनी है एक्स की वैल्यू। आगे उसके टेली मार्क्स आ गया और फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0 इस डाटा में कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, 1 कितनी टाइम आया है, 2 टाइम आया है। मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया था कल मेथड कि आपने ऐसे करना हो, जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास पहली वैल्यू 6 आ गई, 6 को जहाँ पे है आपने उसके सामने टेली बार बना लिया और यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू 8 आ रही है, जहाँ पे 8 आ रहा होगा वहाँ पे हम टेली बार बना लेंगे और यहाँ से 8 पे क्रॉस का साइन के हम इसको यूज कर चुके हैं, इंक्लूड कर लिया हमने। अब 4 आया तो 4 के सामने हम टेली बार बना लेंगे और इसको 4 के ऊपर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हम 2 देखेंगे, फिर 2 के सामने हमने एक लाइन जो है टेली बार बना लिया। इसी तरह से हम सारे जो है टेली बार बनाते जाएंगे और साथ ही जो है हमारा टेली और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद, ये बिल्कुल आसान, आप आराम से आपको समझ आ गई होगी आई थिंक सो। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं मेरे से जितना समझे। ठीक है, हमने सारे क्लासेस के ना वो एक्स लिख लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, साथ टेली मार्क्स और साथ इसके फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना, जमा करना। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमने जमा करना है, इकट्ठा करना है। अब ये देखिए इसकी डेफिनेशन, द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ गिवन क्लास इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। या फिर आप कह सकते हैं टेबल शोइंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों से आप दोनों दोनों जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 टाइप। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक लेस देन के लिए होती है और एक ग्रेटर देन, मोर देन के लिए होती है। लेस देन के लिए क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सक्सेसिवली द फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसमें हमने पहली वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड कर दी, जिसको प्रीवियस वैल्यू इसमें से हम ऐड करते गए, तो ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाता है। जो हमारी मोर देन का केस होता है, इसमें हमारे पास हम पहले टोटल लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें से नेक्स्ट कम कम करते जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए जब यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास क्लास लिमिट्स है और ये फ्रीक्वेंसी है, हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना ली। ठीक है, अब जब लेस देन हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो हमने बेसिकली क्लास बाउंड्रीज को ही यूज करना है। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में सबसे पहले हमने लिख दिया लेस देन 9 अब क्योंकि ये देखिए हमारी सबसे स्मॉलर वैल्यू है 9.5। अब हम लिख दिया लेस देन 9.5 के सामने वैल्यू हमारी 0 आई, इसके सामने कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही क्योंकि 9.5 से तो हमारी स्टार्ट हो रही है क्लास। अब इससे प्रीवियस वैल्यू तो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 ही होगी, इससे प्रीवियस वैल्यू हमने 0 लिख दी। नेक्स्ट हमने लिख दिया 19.5 तक, लेस देन 19 यानी कि यहाँ तक हम अगर रुकते हैं, इसके सामने हमारी ये देखिए 19.5 तक रुकते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ जाएगी, ये वाली।
नेक्स्ट हमने कहा कि 29.5 लिखी, तो इसका मतलब है ये जो 2 है ये वाली, और इसके सामने वाली जो नेक्स्ट 4 है इसको ऐड करके हमें लिख दिया, ये हमारे पास 6 आ जाएगी। सिमिलरली हम ये जो है नेक्स्ट नेक्स्ट हमने ये 6 लिख ली। नेक्स्ट हमें इस 6 में हमने मजीद फिर ये वाला अगला वाला 7 ऐड कर लिया, तो ये 7 + 6 हमारे पास 13 हो गया। इस तरह से हम यहाँ से ये वाली वैल्यूज देखिए, इस तरह से एल की फॉर्म में आपने सारी वैल्यूज को क्लास बाउंड्रीज को ऐड करना होगा। इस तरह से हमने ये सारी कर ली, और इसके सामने हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है मोर देन वाला केस। तो मोर देन वाले केस में क्या होता है हमारे पास, मोर देन वाले केस में हमारे पास जैसे कि पहली वैल्यू आ रही है 9.0 नेक्स्ट जब हमने बनाना है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में भी हमने इस तरह से एल की फॉर्म में, जो उल्टा एल होता है इस फॉर्म में हमने अपना सारा डाटा, यानी कि अब यहाँ पे मैं बता दूंगी जरा ज्यादा ही वहाँ पे लाइन्स लगी है, इस तरह से हमने अपनी वैल्यूज को लेना होगा, ठीक है। इस तरह से जब हम सारी अपनी वैल्यूज को ले लेंगे, पहली वैल्यू हमारी होगी ये जैसे कि देखें 9.5, उससे अगली 19.5, फिर 29.5, 39.5, 49.5, सो ऑन आगे सारी ये वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे साथ प्लस मोर लिखा होगा। इसके बाद हम आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने यहाँ पे सबसे पहले तो 9 पॉइंट लिखना है, 9.5 और मोर, यानी कि ये 9.5 की सबसे लोअर वैल्यू है ये, और इस आगे सारी वैल्यूज का हम कम्युलेटिव करते हैं तो वो 50 आता है हमारे पास, ठीक है। हमने टोटल यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद हमने लिख दिया 19.5 और उससे मोर वैल्यूज का, फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 50 में से माइनस कर दी ये वाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया 29.5 लिख दिया, और उसे जो है 48 में से माइनस कर दी ये वाले 4 वाली वैल्यू, इस तरह से ये आ गया। इसके बाद मजीद 39, ये वाला 39 के सामने वाला 7 को माइनस कर दिया, सो इस तरह से हम सारे जो है माइनस करते जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब आगे आता है, इसको हम डीकम्युलेटिव भी कहते हैं, जो हमारा मोशन वाला होता है इसको हम डीकम्युलेटिव भी कहते हैं। जब आता है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अब ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर कह सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, या फिर कह सकते हैं क्लास बाउंड्रीज बनाए, मिड पॉइंट, मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव आता है। रिलेटिव किसी चीज का यही होता है ना कि नीचे टोटल आ जाता है और ऊपर उसका जो है पार्ट आ जाता है, पार्ट ओवर टोटल, ठीक है। अब जैसे कि देखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी भी क्लास की जो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका सम जो है हमेशा 1 के इक्वल बनता है। ये याद रखना आपने, जब 1 नहीं बन रहा इसका मतलब है आपने कोई मिस्टेक की होगी। हमेशा समीशन relative frequency का सम 1 आता है। If we compute the relative frequency of all classes, we get the relative frequency table. Show the relative frequency table for this. ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, उसका हमने relative frequency बनाया, तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 है, इसका ग्रैंड टोटल यानी कि समीशन है, तो हमारे पास 50 आ रहा है। हम क्या करेंगे 2/50 कर देंगे, 4/50, 7/50, 10/50, 16/50, 8/50 एंड 3/50, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, इनका टोटल किया तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। यहाँ तक तो हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, डिस्क्रीट का, कंटिन्यूस का, कम्युलेटिव, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें हमने देख ली। अब हम आते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। अब यहाँ पे आपको पता है अ पिक्चर इज मोर वर्ड देन 1,000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर जो है वो डाटा को मोर लेबोरेट करती है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको जो है डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या कुछ भी बनाए, वो उसकी निस्बत हमारा जो है ग्राफिकल डाटा वो ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ले मैन भी समझ जाता है कि ग्राफ को देखे, अक्सर आपने देखा होगा मैचेस में आपके वो जो है क्रिकेटर्स के जो होता है प्लेयर्स की, अब दिखा रहे होते हैं अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं कि उनकी लास्ट की एवरेज हुई है, आगे एक्सपेक्टेड ये है, इस तरह से कुछ भी निकालना हो तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता रहे होते हैं। The numerical figures of statistical data are usually not attractive and most of the people often confuse to get clear picture from the numerical data, ठीक है। numerical data हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जिसको स्टैट्स का नॉलेज होगा तो वही अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन एक पिक्चर को जो है कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। A more attractive and effective method of presenting the data by means of graph which is consists of curves, straight lines, graphs being the light the silent features of the data, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास रूल्स क्या है ग्राफ को बनाने के लिए। अब ये आपने याद रखना है हमेशा कि जो हमारा टाइम होगा, टाइम जो हमें लेना है, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस,
और सिलेक्ट सूटेबल स्केल फॉर 2 एक्सिस, यानी कि ठीक है प्रॉपर स्केलिंग करनी है आपने दोनों एक्सिस पे। और इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल मस्ट बी मेंशन, यानी कि हमेशा टाइटल में आपको कहती हूँ ना लेबलिंग जरूर किया करें। आपने टाइटल जरूर देना ग्राफ का, आपने लेबल जरूर करना एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को उस पर क्या लिया, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या लिया। और याद रखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। और ये भी याद रखना है कि वाई एक्सिस जो है हमेशा स्टार्ट जीरो से करना है, ठीक है। वाई एक्सिस को हमेशा स्टार्ट जो है जीरो से करना है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यूज बड़ी आते हैं वाई एक्सिस की, तो फिर हम यहाँ पे एक ब्रेक का साइन, ऐसे ब्रेक का साइन डाल देते हैं और लेट्स सपोज मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ कि मेरी वैल्यू ही 100 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपका डाटा हो सकता है 100 से लेकर 150 के दरमियान में लाई कर रहा हो, या फिर लेट्स सपोज आपका डाटा 900 से 1000 के दरमियान में लाई कर रहे हो, तो उससे प्रीवियस वैल्यू सारी आप स्किप कर देंगे, तो यहाँ पे ब्रेक डाल देते हैं उसके लिए। ब्रेक का मतलब होता है कि दरमियान में वैल्यूज को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। इस तरह से करेंगे फिर हम, और हमेशा इसको जीरो से स्टार्ट करना है उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास if two or more data are represented in the same graph, the corresponding curves should be differentiated by different colors. अगर दो ग्राफ्स बना रहे हैं आप एक ही उस पे, तो आपने डिफरेंट कलर से उसको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है ग्राफ शुड बी अट्रैक्टिव और नीट और अट्रैक्टिव बनाना। देखिए मैं आपको कहती हूँ कि लेबलिंग प्रॉपर किया करें ताकि आपका ग्राफ अट्रैक्टिव बने, देखने वाले को अच्छा लगे। नेक्स्ट है ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हिस्टोग्राम हम पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या फ्रीक्वेंसी कर्व, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन या ओजिफ भी कहते हैं। तो तीन तरह के हम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ सीखेंगे। अभी इसके बाद हमारे चार्ट्स और डायग्राम्स आएंगी, वो हम बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट वो पढ़ेंगे, वो लाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तीन तरह के ग्राफ बनते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन और ओजिफ वगैरह। आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम याद रखना, हिस्टोग्राम हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक लाइन आप लिख दें तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और जो यहाँ पे आपके इस लास्ट ईयर ये जो 2022 में पेपर हुआ था, उसमें हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम का डिफरेंस पूछा हुआ था। इसी चैप्टर के लास्ट में आपको डेफिनेशन गिवन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम हिस्टोरीग्राम, वहां से आपने कर लेंगे। हिस्टोग्राम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, और हिस्टोरीग्राम होता है टाइम सीरीज डाटा का, ठीक है। टाइम सीरीज डाटा का ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोरीग्राम, जैसे नाम से शो हो रहा है हिस्टोरी, हिस्ट्री किससे बात हो रही है तो टाइम इसमें आ रहा है। हिस्टोरीग्राम जो है टाइम सीरीज का डाटा ग्राफ होता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद आपने जो है जब हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लास बाउंड्रीज को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना होगा, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेना होगा। और क्लास इंटरवल आपके पास इक्वल साइज का भी हो सकता है। जब इक्वल साइज का होगा तो रेक्टेंगल प्रॉपर बनेंगे, और अगर आपका अनइक्वल साइज का होगा तो आपके रेक्टेंगल जो है एडजस्ट किए जाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा होगा। भी यहाँ पे आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एरिया प्रोपोर्शनल the class frequency histogram is a very simple and important graph of frequency distribution। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए जब आते हैं 2.8 एग्जांपल, हमारे पास ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास देखें 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, यानी कि हर एक के दरमियान में 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमारे पास ये इक्वल इंटरवल वाला डाटा हो गया। हमने अपनी क्लास बाउंड्रीज बना ली। सबसे पहले आपको पता है हमने पढ़ा कि क्लास बाउंड्रीज को लेना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को लेना है। तो हमने डाटा की क्लास बाउंड्रीज बना ली, फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब यहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग कर ली। देखिए आपने टाइटल जरूर देना है। हमने ग्राफ का टाइटल दे दिया और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लेबलिंग कर दी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले ली, और क्लास बाउंड्रीज जो है यहाँ पे ले ली। सबसे पहली वैल्यू हमारी 9.5 है, उससे नेक्स्ट 19.5, उसके बाद 29.5, फिर 39.5, फिर 49, यानी कि पहले आपने किस तरह से लेना होगा। इसमें पहली वैल्यू आप स्टार्टिंग ये वाली लिखेंगे, इसके बाद ये वाली लिखेंगे, इसके बाद ये वाली लिखेंगे, फिर नेक्स्ट ये आएगी, फिर ये आएगी, ये आएगी, और यहाँ से इस तरह से आपने ये सारे लिख लेंगे। आमतौर पर डाटा को हम जब लिखा होता है हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, तो इस तरह से उल्टे एल की फॉर्म में ही हम डाटा को लेते हैं, अपनी जो है क्लास बाउंड्रीज को एंटर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इसके बाद इसको देखने के किस तरह से बनाया। देखें ये पहला वाला है, हमारे पास 9.5 से 19.5 के दरमियान में वैल्यू आ रही है हमारे पास 3, तो हमने 3 तक हमने इसको ठीक है इस तरह से बना लिया, 3 तक इसकी जो ये बार बना लिया। नेक्स्ट 19.5 से लेकर 29.5 हमारे पास आता है, 19 से लेकर 29.5, इसके सामने फ्रीक्वेंसी आ रही है 8,
तो हमने इसकी जो है हाइट 8 तक रख ली, ठीक है। हाइट 8 तक जो है इसको हमने बार बना लिया। नेक्स्ट की 29 से 39 के दरमियान में 15 आ रही है, तो हमने इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 15 रख ली। नेक्स्ट 20 आ रही है, इसमें से सोन हमने सारा ये बना लेंगे। और याद रखना ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हिस्टोग्राम में ये इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं आता, सारे बार्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये देखें इनकी बराबर इक्वल, देखें सबकी इक्वल वो है, कोई भी जो है ज्यादा चौड़ा नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं, मतलब इक्वल विड्थ है सबके, देखें इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं 2.9 एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने कहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस हैं, देखिए 30 से 31 तक, 32 से 34, 35 से, ये देखिए ये क्लासेस है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन पे आए हम, तो ये देखें यहाँ पे इक्वल इंटरवल नहीं है, ये इन दोनों के दरमियान में वैल्यू कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, एज की वैल्यू 2 आ रही है, इसके दरमियान में वैल्यू एज की यहाँ पे 3 आ रही है, इसके दरमियान में एज की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि हमारा एज यहाँ पे वेरी कर रहा है। और जो मैंने आपको बताया है कि इंटरवल जो है वेरी करता है, उस केस में हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने ये पहले देखें क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, वो तो बनानी है हमने, क्योंकि क्लास बाउंड्रीज को हमने एक्सेस पे लेना है, वो बना ली। और आपने जो है फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, और साथ एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ओवर एज, जो हमने एज निकाला है हर इंटरवल हर क्लास का, वो हमने डिवाइड करते जाना है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो इस तरह से हमारे पास एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब प्लॉट करना है हमने एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी को और क्लास बाउंड्रीज को, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल साइज, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ये देखो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और ये एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी है, याद रखना है। और यहाँ पे हमने ब्रेक्स इसलिए डालें कि इससे प्रीवियस वैल्यू 29 से हमने स्टार्ट की, इससे प्रीवियस वैल्यूज को हमने स्किप कर दिया। अब पहली वैल्यू हमारी 29 से लेकर आ रही है 31 तक, यानी कि ये हो जाएगी 29.5 से लेकर 31.5 तक। 29 से 31.2 का इंटरवल था, तो ये इतना इसकी दिखा देगी। और उसके सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी आई थिंक 2.5 या 2 लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास 31 से लेकर 34, इसके दरमियान में डिस्टेंस 3 का चल रहा था, ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इंटरवल, तो इसकी वैल्यू 3 ले ली हमने। नेक्स्ट 34 से 39 के दरमियान में हमारे इंटरवल का साइज 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू हम 5 ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है जिसका इंटरवल 39 से 49 के दरमियान में 10 का विथ चल रहा है, तो देखिए इसकी विथ कितनी ज्यादा आ गई, दरमियान में जितनी वैल्यूज हमने ये दरमियान, अगर आप चाहे तो 2 का इंटरवल लेके सारी वैल्यूज लिख लेंगे, और बाद में जो जितनी अगर 2 वाली कोई आ रही है, कोई 3 इंटरवल वाली, कोई 5, कोई 10, कोई मतलब जितने इंटरवल वाली भी आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये बनाते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे। करना ऐसे ही है कि आपने क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करना है फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट, जैसी फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे आपने जो है विथ को देखना है कि किसी की विथ 2 है, किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की 10 है, किसी की फिर 5, किसी की फिर 5, किसी की 3, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे विथ को देख लेना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे 2 की लेबलिंग करके बना लें, चाहे तो आप यहाँ पे 5 की लेबलिंग करके बना लें, चाहे तो आप ऐसे ही बना लें, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि दरमियान में इनके डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये विथ भी ज्यादा आएगी। वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, लेकिन इसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज की जगह पे मिड पॉइंट लेना होगा, ठीक है। क्लास मार्क भी करते हैं, हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट लेना है, और वाई एक्सिस पे हमने जो है फ्रीक्वेंसी लेनी होगी, और पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो उसके बाद हमारा जो है ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन जाएगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। अब यहाँ पे याद रखना है, इसको क्लोज फिगर बनाना है, इसकी मैनी साइडेड होती हैं और ये क्लोज फिगर होती है। मैनी साइडेड का मतलब होता है, ये देखें जैसे कि अगर हम ये लेट्स सपोज बना रही हूँ मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मेरी इसकी ऐसी ऐसी साइड्स बनेगी, मैनी साइडेड बनेगी। अब मैंने यहाँ पे इसको नीचे एक्स एक्सिस के साथ दोनों साइड से मिलाना है, ताकि ये मेरी क्लोज फिगर बन जाए, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना होगा, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगी तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब वो क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों साइड पे एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट लेना पड़ता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी 0 लेनी पड़ती है। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। अभी हम इसको करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम हिस्टोग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन हम मिड पॉइंट वाला सीखते हैं यहाँ पर। पहले देखेंगे यहाँ पे क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने जो है मिड पॉइंट निकाले, हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड था। मिड पॉइंट को हमने एक्स एक्सिस पे लिख लिया, ये देखें, और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी। अब एक्स्ट्रा एक मिड पॉइंट देखिए 7.5 से स्टार्ट हो रहा है और 37, लेकिन हम इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले लेंगे,
ठीक है, हमने एक मिड पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे देखें, इनका 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हमने इसमें 5 माइनस किया तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा स्टार्टिंग में। मिड पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे 37.5 है, तो इसमें 5 ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे 42.5 आ जाएगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा मिड पॉइंट हमने ले लिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने जो है यहाँ पे 0 लेनी होती है। अब देखें, जैसे कि पहले 7.5 है, 7.5 के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 4, नेक्स्ट के सामने हमारी फ्रीक्वेंसी 9, उसके बाद 14, 18। अब इसको प्लॉट करते जाएंगे। इसके बाद देखें, जो मैंने आपको बताया अभी, हमारी क्या फ्रीक्वेंसी थी पहली वाली 4 थी। 4 यहाँ पे आपने 4 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाली थी हमारी 9 थी, उसके बाद 14 थी, नेक्स्ट 18 थी। जो जो वैल्यूज थी हमने वो सारे डॉट्स बनाते गए और डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। लास्ट में एक 2 एक्स्ट्रा मिड पॉइंट लेके उसको 0 के साथ मिला दिया। इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब ये यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं हिस्टोग्राम के थ्रू से, तो ये है कि आपने हिस्टोग्राम बना लिया प्रॉपर, जैसे बनाना होता है, क्लास बाउंड्री ले ली और फ्रीक्वेंसी ले ली। बाद में जो हर एक का मिड होता है ना, ये देखिए हर बार के ऊपर जो मिड बन रहा है, उस मिड को आपस में लाइंस के थ्रू मिलाते हैं और एक एक्स्ट्रा लाइंस के थ्रू जो है इसको यहाँ पे एक्सेस के ऊपर ठीक है गिरा दें, तो एक तरह से क्लोज फिगर बनते हैं। देखिए क्लोज फिगर है, इसमें जरा भी हवा नहीं जाती है, इसलिए इनको इसको कहते हैं क्लोज फिगर है। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड से एक्सेस पे मिला के इसको क्लोज फिगर बना दिया। अच्छा ये अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया होता है उसको बस स्मूथ एक लाइन ड्रॉ कर दें उसके ऊपर, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। यानी कि इसकी तो मैनी साइडेड होती है ना, ऊंचा नीचा होता है, कहीं से एक कोना निकला हुआ है, कहीं से 2 कोने निकले हुए हैं, लेकिन अगर उसको हम स्मूथ कर दें तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। इफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज स्मूथिंग, the resulting curve is called frequency curve. In the frequency curve, the points are not joined straight line, क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू नहीं मिलाते, इसको फ्री हैंड बनाते हैं। मतलब आप जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में तो था ना, आप हर लाइन को ज्वाइन कर रहे थे, चाहे आप स्केल से कर लें चाहे बाय हैंड कर लें, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है। इसमें आपने स्मूथ बनाना होगा। ठीक है, इसमें आपने ऐसे ऐसे मिला लेंगे, जैसे कि ये वाली शेप खुद ब खुद जो आती जाएगी, इस तरह से हम करते जाएंगे। बजाय इसके देखिए, इसमें तो आपकी ऐसी शेप थी ना, ऐसी बन रही थी, आपने इसको जब लाइंस को ज्वाइन किया, लेकिन जब आप स्मूथ करेंगे तो इसको ऐसे मतलब बना लेंगे या फिर ऐसे बना लेंगे, तो ये हमारा जो स्मूथ करने वाला होता है उसको हम कहते हैं, ये देखो स्मूथ। अब यहाँ भी बन नहीं रहा कि पर दोबारा से आपको बना के दिखा दूं। ये देखो यहाँ पर ऐसे, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसको हमने स्मूथ बना लिया, इस मिट्टी की शेप में बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर्व में भी ऐसे होता है कि मिड पॉइंट लेने हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी लेंगे और हम आपस में इनको वही जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का था, बस यहाँ पे स्मूथ लाइंस बना ली तो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओगिव। भी हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसका लास्ट ग्राफ है ओगिव, इसको ओगिव भी कहते हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। देखिए नाम से शो हो रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यूज करके बनाएंगे पॉलीगॉन। पोली का मतलब होता है मैनी और गोन का मतलब इसकी साइड इस तरह से। अब इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज। इसमें हमने एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी होगी और वाई एक्सिस पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन या मोर देन वाली लेनी होगी, जैसे भी हमने बनाना सीखी थी स्टार्ट में लेक्चर के। ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे द ग्राफ। दिस ग्राफ कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, इन सब के लिए ठीक है ये बनाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे इसके थ्रू आप मीडियन निकालना सीखेंगे, मोड निकालना ये हिस्टोग्राम के थ्रू और गिव के थ्रू आप निकालेंगे। 2.2 एग्जांपल है, यहाँ पे हमने लेस देन मोर देन जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और गिव बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले तो हमने डाटा को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद हमने लेस देन के लिए कम्युलेटिव निकाल ली, मोर देन के लिए कम्युलेटिव निकाल ली। अब हमें पता है जब हमारे कम्युलेटिव आ गई है तो हमने 39 से लेकर 99 तक ऐसे हमने ये उल्टे एल की शक्ल में डाटा है सारा अपर क्लास बाउंड्रीज का एंटर कर दिया है। यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज कितनी है 39 से लेकर 99 तक, और साथ उसके कम्युलेटिव जैसे 39 के सामने हमारी कम्युलेटिव आ रही थी 0, 49 के सामने 10 आ रही है, नेक्स्ट को 24 आ रही है। इस तरह से हम ये देखें कि यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी क्या अभी हमने देखा है, पहली वैल्यू हमारी आ रही थी 39 के सामने 0 आ गई, उसके बाद 10 आ गई, फिर 24 आ गई, 44, इस तरह से हम सारी वैल्यूज को देते हैं। ठीक है, हम जो है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखते गए, 10 थी, 24, 44, 69, इस तरह से हम सारी वैल्यूज को प्लॉट करते गए। ये देखिए हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, क्योंकि हमारी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है ना, कम्युलेटिव इकट्ठी हो रही है।
नेक्स्ट हम जब डीकम्युलेटिव बनाते हैं या मोर देन वाला बनाते हैं तो उसमें देखें ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 39 के सामने 96 वैल्यू, पहले टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके बाद उसमें फ्रीक्वेंसी कम करते करते जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है इस तरह से लिखते गए। अब यहाँ पे हम अपर क्लास नॉलेज ले ली हमने वही इस तरीके से। अब यहाँ पे 39 के सामने वैल्यू हमारे पास टोटल वाली आ रही थी 96 आ गई, उसके बाद फिर 86 आ गई, नेक्स्ट वाले के सामने 72, इस तरह से हम सारी फ्रीक्वेंसीज को करते। अब ये हमारे पास देखिए डीकम्युलेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आस्ते आस्ते आपकी डिक्रीज हो रही है और उसमें इंक्रीज हो रही है। चलिए जी, इसका आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम जो है बेसिकली एक्सरसाइज को देख लें। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करवा दूँ, आप उसको कर दीजिएगा अटेम्प्ट। देखो 2.6 है अभी हमारे पास, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ फ्लावर्स। अब ये नंबर ऑफ फ्लावर्स का डाटा है हमारे पास, ठीक है, यानी कि नंबर का मतलब हम किस चीज को काउंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट डाटा है, इसमें वैल्यूज आपकी कहाँ से जीरो से लेकर, मतलब ये इसको देख लें यहाँ पे सोल्यूशन 2.6 में जीरो से लेकर 10 तक वैल्यूज है। हमने एक्स की वैल्यूज लिख ली, सामने टैली बना लिया और इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी बना ली, बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट आते हैं 2.7 क्वेश्चन पे। 2.7 क्वेश्चन में है फ्रीक्वेंसी टेबल हैज 7 क्लास इंटरवल विद 2, ये यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द फोर्थ क्लास इंटरवल इज 30 एंड द मिड पॉइंट इज 6 एंड द इंटरवल इज 55, सेट द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब उन्होंने कहा है कि इनकम्प्लीट आपको डाटा है, आप इसका जो है फ्रीक्वेंसी इस तरह से बनाएं, टेबल पूरा कंप्लीट करें। यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्लास बता दी कि ये फोर्थ क्लास हमारी ये वाली वैल्यू आती 30 आ रही थी, ये 40 आ गई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता दी थी और इसके मिड पॉइंट 55 बता दिया था। अब यहाँ से हम डाटा को अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और इसके सामने जो है आपने क्लासेस बना ली सारी, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ही मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं, इसलिए जब आपके पास सारी क्लासेस बन जाएंगी। अब देखें इसका 55, इसका मतलब ये 50 से 60 के दरमियान में है, प्रीवियस हमने इसका 10 का इंटरवल लेकर ये बना ली हमने अपनी क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बी, उसमें क्या है, following data is given, the marks of 50 students in English make a frequency distribution। अब आपके पास x greater than 0, x greater than 10, x greater than 20 इस तरह से दिया हुआ डाटा और इसकी जो है साथ के फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। देखें 0 से 10 तक कैसे, ये देखें आपने कहा है x greater than 0 यानी कि 0 से बड़ा है डाटा, 0 से लेके अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है, इसका मतलब ये 0 से 10 तक होगी। अगली वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है और खत्म कहाँ पे होगी 20 पे, उससे अगली वैल्यू 20 से स्टार्ट हो रही है, खत्म कहाँ होगी 30 पे, नेक्स्ट वाली 30 से स्टार्ट हो रही है तो नेक्स्ट खत्म कहाँ होगी 40 पे। इस तरह से हम सारी वैल्यूज को बनाते गए, हमने यहाँ पे इस तरह से क्लासेस बना ली और उसके सामने जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हमने 11 से स्टार्ट किया है, एग्जैक्ट 10 से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमें पता है हमारी जो क्लास लिमिट्स होती हैं वो आपस में ऐसा होता है कि अगर ये 11 है तो प्रीवियस वाली 10 होगी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है ना कि ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से 10, ग्रेटर देन 10 यानी कि 10 नहीं है इंक्लूड, लेकिन 10 से बड़ी वाली यानी कि 11 से 20 तक होगा, फिर उसके बाद होगा ग्रेटर देन 20, का मतलब 20 इंक्लूड नहीं होगा, 21 से लेकर 30 तक, तो इस तरह से हम बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2.8 क्वेश्चन, फॉलोइंग रिकॉर्डेड द नियरेस्ट केजी। अब ये हमारे पास डाटा गिवन है, इसमें भी हमारे पास इनकम्प्लीट डाटा है, इसको हमने कंप्लीट करना होगा। कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को और सिंगल फ्रीक्वेंसी को आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ बाय फार्मूला हम यूज करते जाएंगे। कम्युलेटिव का फार्मूला क्या होता है कि ऐड करते जाते हैं, रिलेटिव का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको एक दूसरे के साथ रिलेट करके हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 2.9 क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने कम्युलेटिव निकालना है, ठीक है, और हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ओगिव निकालना है और हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीन चीजें हमें इसमें बनानी है। हम यहाँ पे बना लेंगे, देख लेंगे 2.9 में हमने अपने डाटा की अकॉर्डिंग क्लास नॉलेज निकाली, मिड पॉइंट निकाली है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली क्योंकि ये हमें चाहिए होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ओगिव में चाहिए होगी, ये हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, और ये हमें हिस्टोग्राम के लिए चाहिए होंगी। तो हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज ले ली और फ्रीक्वेंसी लेके बना लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम इसी के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे मिड पॉइंट्स को मिलाकर। नेक्स्ट हमने ओगिव बना लिया, अपर क्लास बाउंड्रीज ले ली और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज लिखना है, जस्ट क्लास बाउंड्रीज नहीं लिखना है, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज लिखना होगा आपने यहाँ पे। इसके बाद आता है 2.10 क्वेश्चन, इसमें हमारे पास हमने हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पे कि आप यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है, तो आपने इस क्लास बाउंड्रीज को, लेकिन ये है अनइक्वल का, देखिए इसमें 5 है इंटरवल, इसमें 5, इसमें 5 और नेक्स्ट में 10, कोर्स से देखना है, देखिए पहले 3 5 आ रहे हैं, 3 4 तो आपको नहीं थे, सारा इक्वल है,
सारों को देख के फिर आपको पता चलता है कि इंटरवल इक्वल है या नहीं, और साथ हमने इंटरवल निकाल लिया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब देखें, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि देखिए इन दोनों के इंटरवल की वैल्यू 10 आ गई, हमने यहाँ पे लिख ली। इन दोनों के इंटरवल की 30 45 के दरमियान में इंटरवल की वैल्यू 15 आ गई, हमने 15 लिखी। नेक्स्ट वैल्यू ये 5 हमने कैसे लिखी, तो ये 50 जो है यहाँ पे इसको हम लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं, अगली वैल्यू फिर 50 होगी ना, जाहिर सी बात है। और 45 और 50 के दरमियान में वैल्यू का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, तो हमने वो 5 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसका हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली और प्लॉट कर लिया क्लास बाउंड्री को और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2.11। इसमें हमने लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी बनाना है। ठीक है, ये लिखने ऐसे बना लेंगे, लेस देन का और मोर देन का मैंने आपको बताया था। इस तरह से एल की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेस देन की वैल्यू क्लास बाउंड्री को, इसी तरह से मोर देन के किसमें लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट में, और इसमें टोटल से स्टार्ट करके माइनस करते जाते हैं सारी वैल्यूज को, हर वैल्यू जो उसके सामने आ रही है। इस तरह से हमने ओडिट भी बना लिया इसका, मोर देन का और लेस देन का। नेक्स्ट आता है 2.12। सिंपल बार चार्ट है, ये भी आपने नहीं पढ़ा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।